Good morning, students. Welcome to class 12 and a series of lectures of chapter 3, Human Reproduction. You already have studied about the male and female reproductive systems in this series. Now we are going to start our next topic, that is gametogenesis, means how the gametes are formed, what are the factors or the body control is here for these gamete formation and how they are affecting our body. So today we will discuss about gametogenesis, that is spermatogenesis. Let's start the topic now. Please keep in mind, before going to this topic, keep in mind the picture of transverse section of testes only, because we are going to study about male gametes, that is sperms. Okay, so I hope I will recapitulate this topic with the previous one, because that one is the most necessary thing here, to have a picture of TS of testes in our mind. Okay, so what is gametogenesis? Means gametes नाम से पता चल रहा है, formation of gametes. तो यहाँ पे सिंपल सी आप डेफिनेशन लिख दोगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज देयर इन गैमेटोजेनेसिस? इट कंसिस्ट ऑफ spermatogenesis and oogenesis. In males spermatogenesis will be there and in female oogenesis will be there. So spermatogenesis, what will it form? Spermatogenesis means, genesis means synthesis. So genesis means it is formation of male gametes, that is sperms or spermatozoa. Okay, so let's discuss how these sperms are formed. The whole process is called spermatogenesis. So now start the topic. Before this, first word is spermatogonium. These are the particular type of cells. अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने टीएस टेस्टिस किया था, उसकी बाउंड्री के अंदर जो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स थी, दैट वाज नेम्ड एज spermatogonium cells. Gonium is singular and gonia is plural. Okay, gonium is singular and gonium is for the plural word you can use here. So जो पहली लेयर थी टीएस टेस्टिस के अंदर, वो कौन सी थी? स्पर्मेटोगोनियम. और उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना था? 46. वो हमारे जर्म सेल्स थे मेल में. तो जर्म सेल्स मीन्स दे आर हाईली एक्टिव, दे कैन हाईली एफिशिएंट, they have the capacity to divide again and again to perform a number of million of cells are formed here. So that division is called mitosis. तो ये सारी उम्र ये काफ़ी जो cells हैं ये बढ़ते रहते हैं. Spermatogonium means they are continuously forming the new cells. तो एक तो इनमें माइटोसिस होती रहती है. पहले तो हमने ये कंसिडर कर लिया. दूसरी बात ये कि जब ये मान लो हम एक स्पर्मेटोगोनियम की अगर बात करें तो क्या होगा? So this spermatogonium will undergo mitosis. कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस. तो आपको पढ़ा हुआ आपने 11th क्लास में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. तो माइटोसिस क्या होती है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं? डबल. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ वन स्पर्मेटोगोनियम इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू सेल्स. तो उन सेल्स का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो जैसे ही कोई लड़का एक प्यूबर्टी एज में आ जाता है, अपनी ग्रोइंग एज पे आ जाता है, तो उस टाइम पे जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म द फर्स्ट सेल्स, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इसके बाद माइटोसिस नहीं होगी, ओनली मियोसिस विल बी देयर. तो अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें क्या होगी? मियोसिस. तो आपको पता है मियोसिस अकर इन 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहले क्या था? स्पर्मेटोगोनियम, उन्होंने क्या करी? माइटोसिस. तो माइटोसिस से क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम. सो 46 इज आवर डिप्लॉयड नंबर. तो यहाँ पे 2n लिख देंगे हम. तो हेयर इट इज अगेन 2n एंड नाउ मियोसिस विल स्टार्ट. तो मियोसिस 1, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि ये आता है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसमें कितना है, आपको लिख दिया जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा. ठीक है, तो इट विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और क्रोमोसोम नंबर देखो मैंने कितना लिख दिया? 23. मतलब यहाँ में लिख दो फिर, दैट इज हैप्लॉइड. ओके, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये
मियोसिस के दो पार्ट है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर आपको याद हो 11th क्लास का, मियोसिस 2 इज नथिंग, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो अब क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। ओके, सो इट विल फॉर्म 4 cells and they are known as spermatids। अंडरस्टैंडिंग, स्पर्मेटिड्स क्या नाम दिया यहाँ पे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने डबल स्टार लगा दिया इसीलिए। व्हाट आर स्पर्मेटिड्स, कहाँ से बने, स्पर्मेटोगोनियम से कैसे बने, दो तरह की डिविजन हुई, माइटोसिस भी हुई, मियोसिस भी हुई, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो क्रोमोसोम नंबर इज 23 और एक सेल से कितने बने, 4। ओके, तो ऐसे मिलियंस हैं, ह्यूमन मेल में कितने हैं, मिलियंस है, तो ऐसे ये स्पर्म्स बनते रहते हैं। सो अभी इनको हम स्पर्म्स का नाम नहीं देंगे, हमने क्या वर्ड दिया है, स्पर्मेटिड्स। अब अगर आपको याद हो, जब आपने टीएस ऑफ टेस्टिस किया था, अगर थोड़ा बहुत याद हो, तो हमने फर्स्ट लेयर करी थी सेल्स की, उसमें से कुछ हमने इलोंगेटेड सेल्स बनाए थे। तो दीज वर द स्पर्मेटोगोनियम, और इलोंगेटेड वाले कौन से थे, सर्टोली सेल्स। वो क्या करते थे, इनको न्यूट्रिशन देते थे। तो जब ये सर्टोली सेल से स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, व्हेन स्पर्मेटिड्स विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज सर्टोली सेल्स विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद स्पर्मेटोगोनियम। कहाँ प्रेजेंट है, इन द टेस्टिस। टेस्टिस के में कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोगोनियम है, उन्हीं के साथ ही क्या पड़े हुए हैं, सर्टोली सेल्स। तो जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम ने स्पर्म्स बनाए, स्पर्म्स ने न्यूट्रिशन कहाँ से ली, सर्टोली सेल्स से, एंड दे गेट मॉडिफाइड, दे गेट डिफ्रेंशिएट। जब वो डिफ्रेंशिएट हुए तो उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गेन कर ली, सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्म्स और spermatozoa. So this process of formation or conversion of spermatids into sperms is called spermiogenesis or meiogenesis. spermiogenesis, sperms का बनना। और स्पर्म्स को हमने क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। सो अब स्पर्म्स यहाँ टेस्टिस से बाहर आएंगे, सो दैट रिलीज ऑफ स्पर्म्स बाय दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन का जब बॉडी से मेल से बाहर आते हैं, फीमेल की बॉडी में जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। क्लियर, स्पर्मेटिड बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनना। देखो, एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्टेप है स्पर्मायोजेनेसिस, और थर्ड है स्पर्मिएशन, और फोर्थ जाके फिर होगा इजैकुलेशन। वो आपने पढ़ा है इजैकुलेशन बाद में, ठीक है। तो आपको स्पर्मिएशन तक याद रखना है, व्हाट इज स्पर्मिएशन। इज इट क्लियर। सो अब ये जो स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है भाई, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक दिस, सी हियर, एक स्पर्म की हम बात करेंगे। सो वन स्पर्म इज हैविंग 4 डिफरेंट parts. One is head, second is neck, third is middle piece, and fourth is tail. So first of all focus here, that is head. Head के अंदर एक छोटी सी इसके ऊपर टिप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। और उसके बाद आ जाता है इसकी मेन बॉडी हेड की, दैट इज हैविंग द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, हमने यहाँ तक पढ़ा था कितने क्रोमोसोम नंबर, 23। इट मीन्स दिस न्यूक्लियस विल बी हैप्लॉइड। इज इट क्लियर। सो दिस न्यूक्लियस विल बी हैविंग हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर्स, 23, क्योंकि इसको फीमेल के साथ फ्यूज करना है जाके भैया अभी के साथ, तभी 46 होंगे। तो हम जो नया बच्चा प्रोड्यूस होता है तो दैट इज हैविंग 46 क्रोमोसोम नंबर। ऐसे तो नहीं है कि मेरा 46 है, ठीक है, और मेल का 46 है और फीमेल का भी 46 है, तो बच्चे का तो 92 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। So it is reducing, chromosome number is reducing here, so that is must for the sexual reproduction. Okay, so पहले हम इस पे फोकस करते हैं हेड पे। So what is head? It is having nucleus and acrosome. जो टिप है इसकी, टिप ऑफ द स्पर्म, आपको कितना याद रखना है, टिप ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम। क्या होता है इसमें, इट हैज स्पेशल एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो एग की बाउंड्री मेम्ब्रेन है ओवम की, ये एंजाइम छोड़ेगा, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, ताकि इसका न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज कर पाए और जुड़ पाए।
तभी क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट बेबी में कितना आएगा 46. ओके, सो व्हाट इज एक्रोसोम? इट इज द टिप ऑफ द स्पर्म. व्हाट इज इट्स हैविंग? इट हैज अ स्पेशल एंजाइम डिसॉल्विंग एग मेम्ब्रेन डिसॉल्विंग एंजाइम्स और lysozymes are there which dissolves the outer layer of the egg. And nucleus is haploid. It is having 23 chromosome numbers and this nucleus will fuse with the nucleus of female egg or ovum. I think यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हेड का. Okay, now next part here is smallest twist is here. This is called neck of the sperm. ये सारा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत डीपली जाके आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी. एंड नेक इज हैविंग सेंट्रियोल. ये शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में वैसे नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये जो नेक है इसमें सेंट्रियोल होता है. वो जो सेंट्रियोल है इसका फ्लैजेलम बनाने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ जब एग के साथ इसका न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो आगे एम्ब्रियो बनना भी, लिटिल बेबी बनना शुरू होगा, फिटस डेवलपमेंट होगी. सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट किसकी वजह से होगी? सेंट्रियोल की वजह से. और सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट है? नेक पे. और सेंट्रियोल का काम क्या होता है? आपने पहले जो सेल टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा हुआ है. सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन. ओके, सो हेड के बाद नेक इज हैविंग सेंट्रियोल विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मिडल पीस. थर्ड पार्ट इज, सेकेंड इज नेक, फर्स्ट इज हेड, second neck and third is middle piece. This is the main central part of the body of the sperm and it is having numerous of mitochondria. तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है. तो ये भी तो सेल ही है. सो दिस पावर हाउस और द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये एनर्जी किसके लिए चाहिए? स्पर्म को मूव करने के लिए. ओके, स्पर्म को स्विम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, उसमें से जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वही एग के पास जाएगा. सारे स्पर्म नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक ही तो स्पर्म चाहिए. सो दैट स्पर्म इज द लकीएस्ट वन विच विल एंटर, विच फर्टिलाइज विद द egg. Okay, which will fuse with the nucleus of the egg. Clear? So mitochondria is providing energy to the sperm. Next is tail part. This tail part, तो टेल जो है इसको स्विमिंग में, मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटिलिटी, इसकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता है. क्योंकि जब मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे इसमें बहुत सारे पीछे रह जाएंगे, बहुत सारे आगे जाएंगे, फिर उनमें आपस में कंपटीशन होता था, हमें पता है. तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी क्या कहती है? सो जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, तो फिट वाला ही जाकर किसको फर्टिलाइज करेगा? एग को. क्लियर? सो पार्ट्स ऑफ स्पर्म इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. हेड में क्या है? एक्रोसोम और साथ में क्या है? न्यूक्लियस. नेक में क्या है? सेंट्रियोल. सेंट्रियोल क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सॉरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है. देन मिडल पीस. मिडल पीस के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल हियर? Tail is helping in the motility or the swimming in that semen where the sperms freely swim. Okay, so जब एक बार coitus होता है during one sexual act between male and female, so each coitus release 200, तो मेल जो है 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज कर देता है in one ejaculation. अब इतने मिलियन स्पर्म में से भी कौन सा वो होगा जो जाके एग को फ्यूज करेगा? एक ही करेगा, सारे थोड़ी करेंगे. ठीक है, सो इसमें से 60% तो नॉर्मल होते हैं शेप और साइज में, लेकिन ज़रूरी नहीं है. जिनकी शेप साइज नॉर्मल है भी वो एक्टिव भी हो, उनको एक्टिव होने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए उनका माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो उसमें से 40% की मोटिलिटी बड़ी फास्ट होती है, वो बड़ी फास्ट भागते हैं, वो 60% तो पीछे ही रह जाते हैं. और जो 40% वाले वो आगे आगे भागते हैं, उनमें से भी फिर जो सबसे रनर अप होगा, सो दैट विल फर्टिलाइज विद द एग. ओके, सो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से ओनली वन विल बी एक्टिव टू फर्टिलाइज विद एग. अब ये सारा काम ह्यूमन मेल की बॉडी में हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है भाई? इसको कंट्रोल करने वाला हमारा मास्टर ग्लैंड. हमें पता हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा ब्रेन हर चीज़ को कंट्रोल करता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ड्यूरिंग ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. सो हाउ द हार्मोन्स आर कंट्रोलिंग दिस होल प्रोसेस. हार्मोनल कंट्रोल में जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जब प्यूबर्टी एज पे होता है सारा स्पर्म्स बच्चे में, लड़के में कब बनते हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. सो
हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, ध्यान से देखना यहाँ पे RH लिखा है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स मीन्स दे आर स्टिमुलेटिंग, वो किसी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, भी तू अपना काम कर रही, किसी को एक्साइट करना, किसी को फूंक देना। दो फ्रेंड्स में लड़ाई करवाने हो तो तीसरा कोई आके एक को फूंक दे, तो अगर लड़ पड़े तो वो स्टिमुलेट हो गया। सो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटिंग anterior pituitary gland in our body, and this pituitary gland then release two hormones, that is follicle stimulating hormones and luteinizing hormone। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, यही वाले जो आपने अभी पढ़े थे सर्टोली सेल्स, ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर ही है। तो सर्टोली सेल्स ने हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे इस पार्ट पे हमने क्या पढ़ा था, सर्टोली सेल से स्पर्मेटिड्स क्या ले रहे थे, न्यूट्रिशन लेकर क्या प्रोसेस कर रहे थे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो नेचुरली तो जहाँ पे मैंने वही लिखा, कुछ और नहीं लिखा है, स्पर्मियोजेनेसिस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज एक्टिंग ऑन, कहाँ एक्ट कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यही क्वेश्चन आएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, आप लिखोगे FSH। कहाँ पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल के ऊपर करेगा। प्रोसेस कौन सा करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू पर्टिकुलर स्पर्म्स। नाउ कम टू द अदर हार्मोन, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LL से याद कर लेना, मेरा नाम याद कर लेना, L फॉर लता, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर लिडिक सेल्स। ओके, सो L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लिडिक सेल्स पे। और कहाँ होते हैं लिडिक सेल, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बनाई थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के 1 2 3 होता है नंबर, तो सेमिनिफेरस, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये वाले तो हो गए, यही सेम स्ट्रक्चर, चलो इसमें एक और ले लो, एक और ले लो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो सेल्स थे, इंटरस्टिशियल सेल्स, क्या नाम था उनका, इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन्हीं सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लिडिक सेल। पिछला लेक्चर साथ साथ ही उसको रिवाइज किया करो ताकि आपको आगे वाला समझ आए। ओके, सो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन सेल्स थे, इंटरस्टिशियल सेल्स, उनका नाम क्या है, लिडिक सेल्स। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्टिंग ऑन द लिडिक सेल, और क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन्स। तो उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। दिस इज रिलीज्ड बाय लिडिक सेल, किसकी हेल्प से, ल्यूटिनाइजिंग की हेल्प से। ल्यूटिनाइजिंग को किसने प्रोड्यूस किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने एक्साइट कर दिया था, हाइपोथैलेमस ने और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स ने। नाउ कम टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूसिंग लिडिक सेल, लिडिक सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ये सारा काम कर रही है जो हम पढ़ चुके हैं। सो टेस्टोस्टेरोन is helping in the formation of sperms, that is called spermatogenesis। और साथ ही साथ एक लड़के में प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आती हैं वो सारी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। दाढ़ी मूछें आना, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाना, मसल्स थिक हो जाना, थिक वॉइस हो जाना, उसका ये वॉइस बॉक्स से उसकी आवाज़ भारी हो जाना, ठीक है, उसकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाना। ओके, तो ये जो सारे फीचर्स हैं, और अलॉन्ग विद दिस स्पर्म्स को बनाएगा और साथ में बाकी जो फीचर्स आएंगे, सो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो करता ही करता है और साथ में दूसरे सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो द मेन टर्म्स इन दिस टॉपिक वर, नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, नंबर 2 spermatogenesis, sperm formation. I will just compile this. Oogenesis, formation of egg, and we have just focus on स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ से स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोगोनियम से। क्या बनाया उसने, स्पर्म्स बनाए, लेकिन स्पर्म बनने से पहले एक प्रोसेस क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको आपने बड़ा ध्यान रखना है। दैट इज स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, किसकी हेल्प से बने हैं वो, सर्टोली सेल की न्यूट्रिशन की वजह से। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डेड श्योर है कि आ जाएगा, नहीं तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, ठीक है। इसका एक्रोसोम का क्या काम है, मिडिल पीस का, नेक का क्या काम है। देन क्वार्टस में कितने रिलीज होते हैं, उसमें से कितने स्पर्म्स बनते हैं, कितना क्रोमोसोम नंबर है, कौन सी डिवीजन चल रही है। देन हार्मोनल कंट्रोल में LH क्या काम करता है, FSH क्या काम करता है, किस सेल्स पे एक्ट करता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का क्या फंक्शन है। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक विल बी वेरी क्लियर टू यू। जहाँ भी अगर आपको दिक्कत लगे प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।